Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, structure of an atom from 11th class, and today our topic is the Planck's quantum theory. In the last video we discussed about the limitations of the electromagnetic wave theory, and the limitations are the black body radiation phenomena, and second one is the photoelectric effect. These two phenomena are not explained by the electromagnetic wave theory. In order to overcome these limitations, in 1901 the scientist Max Planck gave the new theory, and that is known as the quantum theory of the radiation. फर्स्टली जो इनके पोस्टुलेट्स थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, उनमें सबसे मेन पोस्टुलेट क्या था? द रेडिएंट एनर्जी मीन्स द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज द रेडिएंट एनर्जी, मीन्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशंस. So the radiant energy is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of the small discrete packets of the energy. Means अगर मैं आपको इस तरह से एक लाइट रेडिएशन दिखा रही हूँ कि ये इमिट हो रही है, या फिर ये एक लाइट रेडिएशन है जो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब. तो ये इमिट और एब्जॉर्ब जैसे आपको नजर आ रहा है इस तरह से कॉन्टिन्यूसली नहीं है, ये क्या है? बटा हुआ है इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर. और जो ये छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उनको उन्होंने नाम क्या दिया? दैट इज नोन एज द क्वांटा या फिर क्वांटम. और इन केस ऑफ लाइट अगर हम बात करेंगे तो क्वांटा को हम नाम क्या देंगे? दैट इज नोन एज द फोटोन. द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन फोटोन्स के साथ या क्वांटा के साथ एसोसिएट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के. मीन्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटा और फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. अगर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएं तो यहां पर एक कांस्टेंट को हमने लगाया दैट इज h एंड नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इस प्लैंक्स कांस्टेंट h की जो वैल्यू है दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 3.99 इंटू 10⁻⁻13 किलो जूल सेकेंड मोल इनवर्स. तो दीज आर द वैल्यूज फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट. और जो हमारे पास ये रिलेशन आता है ये वैलिड होगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द ईएम रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. थर्ड हमारे पास इसका पोस्टुलेट क्या आता है? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट्स और एब्जॉर्ब इक्वल टू द किसके इक्वल आएगा? दैट इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द क्वांटा. होल नंबर मल्टीपल का मतलब क्या है? दैट इज इक्वल टू एन एच म्यू. जो आपके पास ये यहाँ पर एन है, एन क्या है? एनी ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स एनी ऑफ द इंटीजर वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आ सकता है. अगर वैल्यू 1 पुट करते हैं इज इक्वल टू 1h म्यू, 2h म्यू या फिर 3h म्यू. मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द क्वांटा. एच म्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्वांटा. ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब हो वो कैसी हो? फ्रैक्शनल. मीन्स यहाँ पर जब ये 1 2 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी तो कभी भी एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी. तो अगर इस कंप्लीट को हम ब्रीफली कहें तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. लास्ट जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू एन एच म्यू. अगर यहाँ पर मैं म्यू की वैल्यू पुट करूँ C अपॉन लेमडा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? E इज इक्वल टू एन एच C अपॉन लेमडा. मीन्स वेवलेंथ इंक्रीजेस तो एनर्जी डिक्रीजेस, और एनर्जी या फिर वेवलेंथ को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे किसके? बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि ये हमने लिया मेटल का सरफेस और इस पर क्या करेगी? लाइट रेडिएशन आकर क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट आउट. एंड दैट कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब क्या किया जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी, अब हम उसको क्वांटम थ्योरी से अगर कोरिलेट करें तो हम क्या कहेंगे?
व्हेन अ फोटोन और क्वांटा स्ट्राइक द मेटल सरफेस। यहाँ पर ये कौन स्ट्राइक करेगा, या तो फोटोन है या फिर कौन है, क्वांटा, दैट स्ट्राइक द मेटल सरफेस। और उसकी जो मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद एनर्जी है फोटोन की, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। फर्स्ट क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, और सेकंड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्टली हमें पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है। आपके पास मेटल का सरफेस है, अब मेटल के सरफेस पर कौन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है दैट बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस ऑफ द मेटल। तो जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलवाना है, मीन्स आपको क्या ओवरकम करना पड़ेगा, पहले बाइंडिंग एनर्जी। जब मेटल के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम होगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, इजेक्ट आउट। सेकेंड हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, और जब भी मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, द एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन is divided into the two part. One part is used in the form of binding energy, means to overcome the binding energy of the electron, and second part is used as the kinetic energy of the moving electron. अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सारी एनर्जी तो फोटोन की बाइंडिंग की फॉर्म में यूज नहीं हो रही इन अ फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मीन्स देयर इज अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द बाइंडिंग एनर्जी, and that is necessary to remove the electron as a photoelectron, and that energy is known as the threshold energy. Means the minimum amount of energy that correspond to the binding energy to eject out the electron is known as the threshold energy. अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करें किससे, एक्स से, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के, और एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसके इक्वल थी, एच म्यू। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही हमने किया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम सुटेबल फ्रीक्वेंसी, उसको हमने किससे डिनोट किया था, न्यू नोट से। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस बाइंडिंग एनर्जी एक्स किसके इक्वल आ जाएगी, एच न्यू नोट प्लस हाफ mv², यहां से h म्यू। अगर मैं यहां से हाफ mv² मींस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, या फिर h कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहां से तो काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। सेकेंडली हमें ध्यान क्या रखना है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन मींस वो मिनिमम एनर्जी आपके पास क्या है, h न्यू नोट, एंड दिस इज नोन एज W नोट, या फिर हम इसका नाम क्या रखेंगे, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। और जो ये वर्क फंक्शन है किसी भी मेटल का, पर्टिकुलर मेटल का, वो कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे अगर हम लिथियम का केस लेकर चलें, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर, तो इन डिफरेंट मेटल्स के केस में वर्क फंक्शन W नोट की वैल्यूज भी कैसी आ रही हैं आपके पास, डिफरेंट। और सबसे मिनिमम वैल्यू इनके केस में किसकी है, सीजियम की। इसीलिए लास्ट वीडियो में आपको यही बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो जनरली ऑब्जर्व बहुत अच्छे तरीके से होता है किसके केस में, सीजियम, रुबिडियम और पोटाशियम। तो सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम में क्या होता है, जो वर्क फंक्शन है मींस जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन मींस एच न्यू नोट, वो कैसी है, कम। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहां से इजेक्ट आउट, और वो मेटल्स रेडिली किसको शो करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहला फैक्ट तो क्या एक्सप्लेन करती है कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस देन होगी किससे, म्यू नोट से, मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। मींस नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट आउट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन और द फोटोन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकेंडली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर मेटल्स के लिए, या हम ये बोल सकते हैं इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल्स।
सेकेंड क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स अगर आपके पास न्यू ग्रेटर देन क्या होगा, न्यू नोट, देन द एक्सेस एनर्जी इज इम्पार्ट टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अगर उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई, उसके बाद भी हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो वो एनर्जी कैसे मिल जाएगी उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हम इंक्रीज करेंगे, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ईच फोटोन कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, या हम ये भी कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट of the given frequency, the number of photons striking the surface is increasing। means intensity increase होने के साथ number of photons जो किसको स्ट्राइक करेंगे, मेटल के सरफेस को, वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, वहां पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इंक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बट देयर काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंजेस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आ जाएंगे बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। तो दीज क्या हैं आपके पास, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक और स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ 1 eV मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो आपके पास क्या है, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तब वो क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And experimentally 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 raised to the power minus 19 joule, या फिर 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb volt. Now it's time for the numerical that based on the Planck's quantum theory, and this numerical portion discussed in the next video. Thanks and have a nice day.